ओके आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। वी ऑलरेडी नो डैट कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दूसरी चार्ज पार्टिकल या दूसरी चार्ज बॉडीज़ के ऊपर फोर्स लगाता है। और ये चार्ज पार्टिकल या जो ये चार्ज कैरेक्टरिस्टिक है ये एक मटेरियल का कैरेक्टर होता है। इट मीन्स इफ़ देर इज़ नो मास, अगर कोई मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। ओके तो हम जब भी दो बॉडीज़ या दो पार्टिकल्स के बीच में उनके चार्ज के कारण अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस फोर्स का नाम हमने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास, चार्ज बॉडीज़ के पास मास तो होगा ही, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। लेकिन अगर हम उनके बीच का फोर्स उनके चार्ज के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला जो फोर्स है डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चूंकि नाम से ही जाहिर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी। ओके तो यहाँ पे हम जिन दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो दोनों पार्टिकल्स या वो दोनों बॉडीज़ कैसे होंगे, रेस्ट में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके सो रिमेंबर वन थिंग, इफ देर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मीन्स द चार्जेज आर एट रेस्ट। ओके सो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स which acts between two point and stationary charges placed at a distance from each other in free space that is vacuum, फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, और इन एनी मीडियम। तो दो चार्जेस जो या तो वैक्यूम में होंगे, फ्री स्पेस में होंगे, या फिर किसी मीडियम के अंदर होंगे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। बट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के काम करने की कंडीशन याद रख लीजिए, दोनों चार्जेस पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और साथ ही साथ स्टेशनरी यानी रुके हुए होने चाहिए। और पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है जो चार्जेस हैं, जो चार्ज बॉडी है, जो चार्ज पार्टिकल है, उनका साइज जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है जिसको हम ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहते हैं, उस ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में दोनों चार्जेस का साइज काफ़ी कम होना चाहिए। ओके अगर ऐसा है तो तब हम वी कैन कंसिडर द ऑब्जेक्ट और बॉडीज एज पॉइंट चार्जेस। ओके सो ये वाला फोर्स लगने की कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द साइज डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके नाउ ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स दो तरह का हो सकता है, एट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एट्रैक्शन फोर्स कब लगता है हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर अनलाइक चार्जेस, अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन वाला। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, दिस इज फोर्स F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सॉरी हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही Q1 पे जो फोर्स लगेगा F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स Q2। ओके
तो Q2 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और Q1 Q2 को अपनी और अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है? दिस फिनोमेना इज नोन एज अट्रैक्शन। ओके, सो रिमेंबर इफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, अगर दो चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट 0 से कम है, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ another force, another type of force, electrostatic force of repulsion. दो चार्जेस हैं, दोनों का नेचर सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं। इस केस में क्या होगा? Q1 और Q2 के बीच में रिपल्शन वाला फोर्स काम करेगा। Q1 Q2 को दूर फेंकेगा, अपने से दूर करेगा। तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है? Q1 से दूर। इसको हम कहेंगे अवे फ्रॉम द चार्जेस, अवे फ्रॉम द चार्जेस। Q1 Q2 को अपने से दूर फेंक रहा है। ऐसे ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो हम क्या कहेंगे? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम द Q2 चार्ज, और इसके लिए अवे फ्रॉम द Q1 चार्ज। ओके, सो दिस इज रिपल्शन। अट्रैक्शन में क्या था? द फोर्सेस आर टूवर्ड्स द चार्जेस। दोनों फोर्सेस किस तरफ है? टूवर्ड्स द चार्जेस। एक इस चार्ज की तरफ फोर्स लग रहा है और दूसरा इस चार्ज की तरफ। इसमें क्या है? अवे फ्रॉम द चार्जेस, रिपल्शन के अंदर। सो अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मोर देन 0 है तो हम कहेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा? रिपल्शन वाला। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये जो फोर्स लगता है ये आखिर होता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसको हमने कैलकुलेट किया विथ हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। जो कूलॉम साइंटिस्ट था उसने इसके बारे में बताया, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। यहाँ पे हम मास से रिलेटेड कोई फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है मास के कारण कितना फोर्स होता है। दो मासेस m1 m2 के बीच में कितना फोर्स होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो जो कूलॉम ने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसने जस्ट ये कह सकते हैं कि उसी को कॉपी किया है, उसी प्रोसेस को उसने कॉपी किया है। वहाँ पे मास था, यहाँ पे मास की जगह हम क्या रख देंगे? चार्जेस। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें सेम है। वहाँ पे ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ओके, यहाँ पे कूलॉम का कांस्टेंट आएगा। अदरवाइज फॉर्मूले को देखने से लगता है कि ये जस्ट उसी प्रोसेस को कॉपी किया गया है, न्यूटन वाली प्रोसेस को कॉपी किया गया है। ओके, सो कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force, which force? Electrostatic force. The electrostatic force between 2 point and stationary charges which are placed at distance r from each other in medium, in vacuum or in medium is always directly proportional to the product of magnitude of the both charges. ओके, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r and they may be in vacuum or in medium. Let us assume this is vacuum.
ओके, सो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये फोर्स होगा कितना, तो कूलाम ने कहा ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F will be directly proportional to magnitude of the charges, product of the magnitude of the charges। और दूसरा बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the square of the distance between the charges। जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक थ्योरी, एक रूल उसने ये भी बनाया, एक दूसरा ये बनाया, इन दोनों रूल्स को मिला के उसने एक लॉ बनाया, दैट इज कूलाम्स लॉ। ओके, तो इन दोनों को मिला के अगर हम लिखें तो कंबाइन क्या होगा इसका इक्वेशन, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, so we get Q1 Q2 upon R square। okay, so F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट को मान लेते हैं C नाम दिया। ये कांस्टेंट का काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट यूज में लेते हैं। तो कूलाम ने जो कांस्टेंट यूज में लिया उसको नाम दिया कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज कूलाम्स कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है C इज इक्वल टू 1/4πε0, और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट होता है, C का यूनिट क्या होगा, F यहाँ पे है, R स्क्वायर यहाँ ले आइए, चार्जेस को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ कूलाम्स कांस्टेंट। ओके, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। So this is Coulomb's formula for electrostatic force between Q1 and Q2 charges which are separated by distance R and placed in vacuum। ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर वैक्यूम। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए हमारे पास 1/4πε0, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर वहाँ से। ओके, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4π × 9 × 10⁹, और ये जो नीचे आएंगी यूनिट्स ये ऊपर जाके क्या बन जाएंगी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा। 4 × पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.1। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके फिर 1 से डिवाइड करके जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, सो
यूनिट कितना है इसका, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इनकी डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है, ये लेंथ है, चार्ज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है करंट इनटू टाइम। ओके, तो इनकी आप डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं, यानी कि वैक्यूम। तो ये किसके लिए है, एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम। ओके, इसका फोर्स के साथ में रिलेशन देख लीजिए। फोर्स के साथ में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी ये तो कांस्टेंट है, अदरवाइज आगे हम जब मीडियम के केस में आएंगे तो वहां पे ये कांस्टेंट होगा, बट फॉर ए स्पेसिफिक मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, चलो उस पर आते हैं, हम वो टॉपिक करते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर हम मीडियम के लिए लिखें, फॉर मीडियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियम। अगर Q1 Q2 चार्जेस मीडियम के अंदर है तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो वैक्यूम के लिए थी और ये मीडियम के लिए होगी। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर मीडियम, दिस इज फॉर वैक्यूम, दिस इज फॉर मीडियम। ओके, नाउ इस फॉर्मूले को देखो, वैक्यूम वाले को वापस से। अगर हम वैक्यूम के केस में F इज इक्वल टू, इफ Q1 is equal to Q2 is equal to 1 कूलाम, बोथ चार्जेस आर 1 कूलाम, R 1 मीटर, तो फोर्स कितना हो जाएगा वैक्यूम के अंदर, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें 1 कूलाम की डेफिनेशन मिलती है। ओके, 1 कूलाम वो चार्ज है, 1 कूलाम इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच रिपेल or attract the same magnitude charge with force of 9 into 10⁹9 Newton when separated by distance 1 meter and placed in vacuum. Okay, so this is the definition of 1 coulomb charge. Okay, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, if two charges of magnitude 1 coulomb are separated by 1 meter distance and placed in free space, then they will exert force of magnitude 9 into 10⁹9 onto each other. Okay, so ये वाली डेफिनेशन भी बनती है। नाउ वैक्यूम का फॉर्मूला है, मीडियम का फॉर्मूला है, हमारे पास परमिटिविटी है दोनों के अंदर। एक केस में परमिटिविटी कांस्टेंट है, वैक्यूम के लिए कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। तो ये जो परमिटिविटी है ये होती क्या चीज़ है आखिर, तो इस चीज़ को हमें समझना है। ओके, परमिटिविटी के बारे में हम यही कहेंगे, परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो फोर्स को ब्लॉक करने का काम करती है। ओके, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको हमने वैक्यूम में रखा, उनके बीच में फोर्स लगता है 100 न्यूटन मान लेते हैं। ओके, नाउ इसी सेट को हमने एक मीडियम के अंदर ले जाके रखा, उस मीडियम को हमने A नाम दिया, A मीडियम है, उसके अंदर हमने ले जाके रखा और वैक्यूम में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, और मीडियम A के अंदर जब इन दोनों चार्जेस को ले जाके रखा तो सपोज वहाँ पे फोर्स 10 टाइम्स डाउन हो जाता है। अगर फोर्स वहाँ पे 10 टाइम्स डाउन हो जाता है तो मीडियम ए के अंदर अब नया जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, 10 न्यूटन। ओके, अब उन्हीं दो चार्जेस को हमने बी मीडियम के अंदर डाला, वैक्यूम में 100 न्यूटन लग रहा था, ए के अंदर 10 टाइम्स कम हुआ, 10 न्यूटन लगने लगा, बी के अंदर डाला 20 टाइम्स कम हो गया। अब बी के अंदर नया फोर्स कितना बना, तो बी के अंदर बन गया 5 न्यूटन। ओके, ऐसे ही हमने एक तीसरा मीडियम लिया सी, उसके अंदर हमने इस सेट को डाला, इन्हीं चार्जेस को उसी डिस्टेंस पे हमने सी मीडियम में डाला, तो वहाँ पे 50 टाइम्स फोर्स कम हो गया।
तो इसका मतलब वहाँ पे अब नया फोर्स कितना मिला, 2 न्यूटन। ओके, तो अलग अलग मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो वैक्यूम में कितना आ रहा था फोर्स 100, ए में कितना आया 10 न्यूटन, तो बाकी का 90 न्यूटन का क्या हुआ, तो बाकी के 90 न्यूटन फोर्स को उस ए मीडियम ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, या यूँ कह दीजिए अपने अंदर परमिट कर दिया, अपने अंदर परमिट कर दिया, यानी उसने उस 90 न्यूटन फोर्स को ब्लॉक कर दिया। ओके, वैक्यूम में 100 न्यूटन लग रहा था और अब ए मीडियम में कितना लग रहा है 10 न्यूटन, 90 न्यूटन फोर्स को उसने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का तरीका क्या उसका, उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अपने अंदर परमिट कर दिया। तो परमिटिविटी मतलब यहाँ पे फोर्स अलाउ करने की परमिटिविटी नहीं है, फोर्स को ब्लॉक करने की परमिटिविटी है, यानी अपने अंदर फोर्स को ले जाने की परमिटिविटी है। मीडियम अगर अपने अंदर फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स वो अलाउ करेगा वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा वैक्यूम के कंपैरिजन में। वैक्यूम में 100% फोर्स लग रहा है और ए मीडियम में 90 न्यूटन फोर्स कम हो गया, तो 90 न्यूटन फोर्स को उसने अपने अंदर परमिट कर दिया, अपने मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे ही बी के अंदर क्या हुआ, 5 न्यूटन फोर्स लगा, 95 न्यूटन फोर्स को बी मीडियम ने क्या करा, परमिट अपने अंदर कर लिया, अपने अंदर उसने परमिट कर दिया उसको। ऐसे ही सी मीडियम ने क्या किया, सी मीडियम ने 98 न्यूटन, क्योंकि सी में 50 टाइम्स कम हुआ फोर्स, तो अलाउ कितना हुआ 2 न्यूटन और एब्जॉर्ब कितना कर लिया 98 न्यूटन। तो इस तरह से ए मीडियम, बी मीडियम और सी मीडियम, इन तीनों मीडियम की एब्जॉर्ब करने की, फोर्स को ब्लॉक करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो अलग अलग है। और उनके इस कैरेक्टर को, फोर्स को ब्लॉक करने के कैरेक्टर को हमने नाम दिया परमिटिविटी। तो नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी मतलब फोर्स अलाउ करने की परमिटिविटी नहीं है, फोर्स को ब्लॉक करने की परमिटिविटी है। क्योंकि फोर्स के साथ में देखिए परमिटिविटी, एप्सिलॉन का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे ज्यादा होगी वहां पे फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स उतना ज्यादा ब्लॉक होगा, फोर्स को उतना ज्यादा वो अपने अंदर परमिट कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। ओके, इसको और इजी करते हैं। सपोज Q1 और Q2 चार्जेस हैं, 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं वैक्यूम में। मान लेते हैं 100 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए यहाँ से कुछ लाइंस निकलती हैं Q1 से, और Q2 से ऐसे कुछ लाइंस निकलती है, लाइंस ऑफ फोर्स, और वो आके ऐसे फोर्स लगाती है। और मान लेते हैं हर एक लाइन 1 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो 100 लाइंस निकली, यानी 100 न्यूटन फोर्स लगा वैक्यूम के अंदर। अब इसको हमने एक मीडियम में डाला। ओके, वहां पे उस मीडियम ने क्या करा, 100 लाइंस तो निकली थी फोर्स लगाने के लिए, जैसे ही बीच में मीडियम आया उस मीडियम ने क्या करा, 80 लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया। यानी 80 लाइंस के कारण जो फोर्स बनता उसको उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर परमिट कर लिया। ओके, तो अब फोर्स जो लगेगा वो केवल कितनी लाइंस के कारण लगेगा, 20 लाइंस के कारण। कितना लगेगा, 20 न्यूटन। अगर हर लाइन 1 न्यूटन लगाती है तो 20 लाइंस कितना लगाएंगी, 20 न्यूटन। ओके, तो नया फोर्स जो है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कम हो गया। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में 100 लाइंस फोर्स लगा रही थी और यहाँ पे 100 में से 80 लाइंस को उस मीडियम ने अंदर रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये जो मीडियम कर रहा है लाइंस को रोकने का काम, फोर्स को रोकने का काम, ये उसकी परमिटिविटी है, वो अपने अंदर कितना परमिट करता है। तो सिंपल सी बात है, जो मीडियम ज़्यादा खाता है, ज़्यादा परमिट करता है, खुद खाने के लिए, जो एब्जॉर्ब करने के लिए जो ज़्यादा परमिट करता है, वो उतना ही फोर्स को कम करेगा, उतना ही फोर्स को ब्लॉक करता है, डाउन करता है। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उस मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू सबसे कम होगी। ओके, तो परमिटिविटी वर्ड से हमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। परमिटिविटी हेल्प नहीं करता है हमें, सपोर्ट नहीं करता है हमें। ओके, ये हमारे को फोर्स कम करके देता है। ओके, बस हमें इतना ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेटल की बात करते हैं। मेटल की जो परमिटिविटी है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वो होती है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब मेटल के अंदर अगर हम कहें परमिटिविटी इनफाइनाइट, तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है कि इनफाइनाइट परमिटिविटी, यानी कि इनफाइनाइट, ये तो खूब अलाउ करेगा फोर्स को। दो चार्जेस के बीच में अगर हम मेटल रख देंगे तो खूब फोर्स लगेगा। तो हमें इसका उल्टा सोचना है, परमिटिविटी इनफाइनाइट यानी
अगर यहाँ से 100 लाइंस निकली तो 100 को पूरा का पूरा खा जाएगा। 1000 लाइंस निकली चार्जेस के बीच में तो 1000 को भी पूरा का पूरा खा जाएगा, क्योंकि इसकी खाने की कैपेसिटी कैसी है, इनफाइनाइट। परमिटिविटी कैसी है, इनफाइनाइट। तो अगर सारी लाइंस को ये मेटल अपने अंदर समेट लेगा तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक लाइंस नहीं पहुंचेंगी फोर्स लगाने के लिए, और अगर ऐसा होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो मेटल को अगर हम दो चार्जेस के बीच में भर देते हैं तो वहां पे फोर्स कितना हो जाता है, 0। ओके, क्योंकि मेटल की परमिटिविटी कितनी है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो फोर्स कितना हो जाएगा मेटल के केस में, 0। ओके, so this is all about permittivity. Now हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है परमिटिविटी की, और जो कुछ मैंने कहा अभी इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है परमिटिविटी की। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिसाइड्स हाउ मच फोर्स विल एक्ट बिटवीन द चार्जेस। फोर्स कितना लगेगा चार्जेस के बीच में, ये कौन डिसाइड करता है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ चार्जेस, ओके, separated by a fixed distance, the force will depend only upon the medium. okay, given set of charges मतलब हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे दिया, हमें पकड़ा दिया भाई लो Q1 और Q2 चार्जेस पकड़ो, और उनके बीच की डिस्टेंस भी बता दी, भाई इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, फिक्स रखनी है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड फिक्स, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस फिक्स। तो अब फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, केवल एक चीज पे, वो है मीडियम, क्योंकि मीडियम ही अब वेरिएबल हो सकता है। ओके, तो मीडियम की प्रॉपर्टी कौन है, परमिटिविटी। ओके, सो परमिटिविटी डिसाइड करेगी इस केस में कि भाई फोर्स कितना लगेगा। ओके, सो परमिटिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम which decides that how much force will act between the given charges. ओके, किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। नाउ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं फोर्स के, एक वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और एक मीडियम के लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो नाम से पता चलता है रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, सो द परमिटिविटी of a medium with respect to permittivity of vacuum. Okay, so it is denoted by epsilon r, relative permittivity का सिंबल किसके इक्वल हुआ, the permittivity of a medium की परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, इसको हम फोर्स के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है रिलेटिव परमिटिविटी की, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड in vacuum at a distance to the force between the same charges
placed in medium at same distance. So इसका फॉर्मूला हो जाएगा F वैक्यूम। डेफिनेशन क्या है हमारी? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, ओके, टू द फोर्स इन मीडियम। तो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन्हीं दो चार्जेस को इसी डिस्टेंस पे हमने किस में रख दिया? मीडियम में। तो केवल ये परमिटिविटी चेंज होगी, ओके, बाकी वही रहेंगे वैल्यूज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट होगी। एप्सिलॉन सबसे नीचे है इसलिए ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमने क्या कहा है, किसके बराबर है? रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक नाम और है, वो भी बहुत फेमस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसका दूसरा नाम है। ओके, सो नाउ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल है? एप्सिलॉन आर। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, बाकी ये हमारे पास दो फॉर्मूले ऑलरेडी हैं। तो फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, और साथ ही ये वाला रिलेशन। ओके, नाउ इस एप्सिलॉन आर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं मीडियम के फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बना? वैक्यूम का या मीडियम का या दोनों का? तो आंसर है दोनों का, यानी एक जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला वैक्यूम का है या मीडियम का है, किसका है? तो डिपेंड करेगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पे। हर मीडियम की हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है, प्रैक्टिकल हमने करके उनकी वैल्यूज को निकाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन आर 1 होता है वैक्यूम के लिए। अगर एप्सिलॉन आर की जगह यहाँ 1 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वैक्यूम में। ओके, और 1.0005 होता है एयर के लिए। तो आगे से हम वैक्यूम और एयर इसको एक ही कंसीडर करेंगे। ओके, और 80 होता है वाटर के लिए, इन्फिनिटी होता है मेटल्स के लिए, और 3 to 4 ये होता है गिलास के लिए। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ये जो निकल के आ रही है ये क्या है? ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज वैल्यू ऑफ द मीडियम बट विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसका मतलब ये है जैसे हमने एक मीडियम यहाँ लिया, ए मीडियम, बी मीडियम, सी मीडियम, डी मीडियम। हम इन चारों मीडियम्स में कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई कौन सा मीडियम फोर्स को ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, कौन सा मीडियम फोर्स को कम ब्लॉक कर रहा है, यानी हम उनकी परमिटिविटी को कंपेयर करना चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या है? हमने ए मीडियम का फोर्स निकाल लिया, वैक्यूम के अंदर तो हमने चेक कर लिया। अब वैक्यूम में से उन दो चार्जेस को निकाल के ए मीडियम में रखा उसी डिस्टेंस पे, फिर बी में रखा उसी डिस्टेंस पे, फिर सी में रखा उन्हीं चार्जेस को उसी डिस्टेंस पे। ऐसे कर करके सभी मीडियम के अंदर हमने फोर्स की कैलकुलेशन कर ली। ओके, इससे हमें ये पता चल गया कि भाई इस ए मीडियम की परमिटिविटी कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, बी की कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, सी की कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो सब मीडियम का हमने कंपैरिजन करा, और सब मीडियम का कंपैरिजन करने के लिए हमने एक चीज़ सबको कॉमन दी। ओके, और वो क्या था? वैक्यूम। फॉर एग्जांपल हमने
चेक करना है, कुछ रनर्स है हमारे पास, हमें चेक करना है इनमें कौन सबसे तेज दौड़ता है, फास्ट रनर कौन है। ओके, तो उन सबको कोई ना कोई एक चीज़ तो कॉमन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल उनको सबको हमने स्टार्टिंग लाइन 1 दी। ओके, अगर सपोज एक रनर को यहाँ से दौड़ाया जाए, दूसरे को वहाँ से, तीसरे को वहाँ से, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम जानना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं सब रनर्स के बीच में, तो उन सबको एक चीज़ कॉमन देनी होगी। ओके, और हमने दिया उन सबको कॉमन क्या, स्टार्टिंग लाइन। ओके, सब एक जगह से शुरू करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम सब मीडियम्स में कंपेयर करना चाहते हैं, उनकी परमिटिविटी को चेक करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो उन सबको हमें एक चीज़ कॉमन देनी पड़ेगी और वो है वैक्यूम। इसलिए हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू नहीं है, लेकिन मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है। यानी कि मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ओके, ऐसे ये जितनी भी वैल्यूज है ये कौन सी है, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है, मीडियम की परमिटिविटी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का आगे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम जानना चाहते हैं, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा और उनके बीच में 240 न्यूटन फोर्स लगता है। दो चार्जेस, उनके बीच में 240 न्यूटन फोर्स लगता है वैक्यूम के अंदर। अब इन दो चार्जेस को हमने वाटर के अंदर डुबो दिया। ओके, इन्हीं दोनों चार्जेस को उसी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस वैक्यूम थी उसी डिस्टेंस पे हमने वाटर में डिसॉल्व किया। अब वाटर के अंदर बताइए इनका फोर्स कितना होगा, वाटर के अंदर जो फोर्स आया वो कितना होगा। तो वैक्यूम का गिवन है, वाटर का फाइंड आउट करना है। ओके, तो वाटर का अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वाटर में फोर्स कितना होगा, तो पहले ये सोचना होगा कि जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ऑब्वियसली वैक्यूम में जो भी फोर्स लग रहा है उससे तो कम होगा। ओके, क्योंकि वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो मैक्सिमम है। सॉरी, वैक्यूम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम है। ओके, 1। और वाटर की परमिटिविटी कितनी है, 80। तो यहाँ पे वाटर के अंदर फोर्स कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा, जितनी इसकी परमिटिविटी है। तो रिलेशन देखिए क्या है, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है, 240 न्यूटन। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की कितनी है, वाटर की परमिटिविटी कितनी है, 80। तो कितना हो गया, 3 न्यूटन। यानी वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था उसका 80 टाइम्स कम कर दिया। ओके, यानी मान लेते हैं 240 फोर्स लग रहा था, तो 240 फोर्स न्यूटन फोर्स का 80 टाइम्स फोर्स क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया। ओके, तो बचा कितना, केवल 3 न्यूटन फोर्स। ओके, 80 टाइम्स को तो उसने, वाटर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, रोक दिया। तो ये वाटर की परमिटिविटी है। ओके, सो इस तरह से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल दो मीडियम के बीच में हमने मेटल डाल दिया, ये काफ़ी पूछते हैं, तो बताइए आप कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है, मेटल की परमिटिविटी देखिए, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी मेटल की परमिटिविटी है, इन्फिनिटी मेटल की परमिटिविटी है, मेटल की बात कर रहे हैं, दो फोर्स, और मेटल के लिए परमिटिविटी कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो मेटल के लिए फोर्स कितना हो गया, 0। तो मेटल को अगर हम दो चार्जेस के बीच में भर देंगे तो उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट एक चीज और इसमें लिख लेना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये कभी भी 1 से नीचे नहीं जाएगी, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से ज़्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं होगी। ओके, सो रिमेंबर दिस, रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और मोर देन 1।
और ये आप किसी से भी देख सकते हो, वैक्यूम इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। हमें पता है वैक्यूम के अंदर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मीडियम का फोर्स हमेशा कम होता है। तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी। ओके, तो एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ओके, अगर सपोज इस वाली टर्म को हमें अच्छे से समझना है, ये काफ़ी काम आता है। हम यहाँ पे लिखते हैं एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ मीडियम, और इसी को मैं लिखता हूँ एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एफ वैक्यूम। ओके, तो हम इसको कैसे बोलते हैं, बोलने का तरीका देखिए, क्योंकि बोलने के तरीके से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ मीडियम। जो वैक्यूम के अंदर फोर्स है वो मीडियम के अंदर जो फोर्स बनेगा उससे कितना टाइम्स ज़्यादा होगा। पहली बात तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एफ वैक्यूम की वैल्यू ज़्यादा ही होगी मीडियम के कंपेरिजन में। कितने टाइम्स ज़्यादा होगा, इतने टाइम्स ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर के लिए कितना है, 80, तो वैक्यूम से चार्जेस को वाटर में डिप कर दिया, कितने टाइम्स फोर्स कम हुआ, 80 टाइम्स कम हुआ। वैक्यूम में जितना फोर्स था उससे कितने टाइम्स कम हो गया, 80 टाइम्स कम हो गया। ओके, मीडियम में जितना फोर्स लग रहा था उससे कितने टाइम्स ज्यादा फोर्स लगेगा वैक्यूम में। अगर वापस से वाटर से चार्जेस को वैक्यूम में डाल दें तो अब कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा वैक्यूम के अंदर फोर्स, 80 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इन वैक्यूम इज 80 टाइम्स मोर देन फोर्स इन मीडियम, और इसका मतलब है force in medium is 80 times less than the force in vacuum. ओके, तो इतने गुना यहाँ बढ़ जाएगा, वैक्यूम के अंदर अगर डालेंगे वापस से तो इतने गुना बढ़ जाएगा, और अगर मीडियम में डालेंगे तो इतने गुना फोर्स कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा, वैक्यूम में बढ़ जाएगा और मीडियम में कम हो जाएगा। कितने टाइम्स, जितनी उसकी परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी जो वैल्यू है इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये केवल एक नंबर देता है, एक मैग्नीट्यूड देता है, जो हमें केवल ये बताता है कि जो मीडियम के अंदर फोर्स है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना कम होने वाला है। ओके, तो ये जो परमिटिविटी है ये हमें केवल ये चीज़ बताती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट है कूलॉम्ब फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब फॉर्मूला। ओके, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।